गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? सब ठीक है? हाँ, बस मैं ठीक नहीं हूँ। 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। कोल्ड एंड कफ एंड फीवर हो रहा था, इसलिए जो है क्लासेस हो नहीं पाई। बट आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स देखे, उसके आगे की चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आज के इस क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम जब पढ़ रहे थे तो हमने साइक्लोन के बेसिक्स समझे थे और फिर साइक्लोन को हमने डिस्कस किया था, उसके टाइप्स भी डिस्कस किए थे। तो कुछ चीज़ें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जैसे हमने डिस्कस की थी, उन पॉइंट्स को एक बार मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। जैसे हमने कहा था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ये ओनली ओशियंस पर फॉर्म होगा। क्यों होगा ये रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी ओनली ओशियंस पे इसलिए फॉर्म होगा बिकॉज उसको कंटिन्यूअस मॉइस्चर चाहिए होता है। अब मॉइस्चर एयर सिस्टम को कहाँ से मिलेगा? वो ओशियन से मिलेगा, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ओशियन सरफेस पर ही फॉर्म हो सकता है। बिकॉज जैसे ही लैंड सरफेस पे वो विंड्स जाएंगी तो वहां पर उसको मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो पूरा सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए सिर्फ ओशियन पे फॉर्म होगा। दूसरा हमने बात की थी कि सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज 27 डिग्री सेल्सियस से जो है जो कंटिन्यूअस एवापोरेशन होता रहेगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो वो 27 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है पॉसिबल है। इसलिए हमें 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो सी सरफेस का चाहिए। लेकिन फिर हमने आगे बात की थी कि इसको लेटेंट हीट भी चाहिए। क्यों चाहिए लेटेंट हीट? बिकॉज लेटेंट हीट इज द रीजन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द ओशन सरफेस टू 27 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हमें वो लेटेंट हीट चाहिए। तो लेटेंट हीट 27 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर, और इन्हीं दो चीजों की वजह से क्या होगा कि कंटिन्यूअस एवापोरेशन होगा। और जो है कंटिन्यूअस एवापोरेशन क्यों हो रहा है कि उसको हीट जो है टेम्परेचर रेज करके इतना कर रही है, और फिर इसकी वजह से एवापोरेशन हो रहा है और उसको कंटिन्यूअस मॉइस्चर जो है वो ओशन से मिल रहा है। तो ये अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को देखें तो इन तीनों पॉइंट से कंटिन्यूअस मॉइस्चर मिल रहा है और कंटिन्यूअस एवापोरेशन हो रहा है, इसलिए ये तीनों ही मैंडेटरी चीजें थी। फिर हमने चौथी चीज जो बोली थी वो कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स तो हमें हर एक साइक्लोन में चाहिए होता है, बिकॉज हमें सर्कुलर विंड पैटर्न जनरेट करवाना होता है, इसलिए हमें कोरियोलिस फोर्स चाहिए होता है। फिर हमने बात की थी कि विंड डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए। विंड डिस्टर्बेंसेस हमको नहीं चाहिए इसके अंदर। क्यों? कि अगर विंड डिस्टर्बेंसेस हुई तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सी सरफेस था, यहां से एवापोरेशन हो रहा था और चीजें जो है ऊपर की तरफ जा रही थी और ये क्लाउड फॉर्म हो रहा था और ये इस तरीके से साइक्लोन जनरेट हो रहा था। तो मान लीजिए कि अगर विंड सिस्टम यहाँ तेजी के साथ विंड्स फ्लो कर रही है तो क्या होगा कि ये सारा का सारा सिस्टम कुछ इस तरीके से जो है हमारा टिल्ट हो जाएगा, और टिल्ट होगा तो ये फिर जो है वैसा अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा विंड सिस्टम की वजह से। इसलिए हमें विंड डिस्टर्बेंसेस भी नहीं चाहिए होती है एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ। तो ये वजह है कि हमें ये बेसिक्स चाहिए ही चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए, तभी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है फॉर्म होंगे। तो ये बेसिक कंडीशन है उसके फॉर्म होने के लिए कि अगर ये बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हम जो है जमीन के सरफेस पे कहीं भी डेवलप नहीं हो सकेगा। इज दैट क्लियर? और इसमें एक पॉइंट हम बात कर रहे थे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो हमारे ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे इफेक्ट डालेंगे। जैसे हम लैंड सरफेस की बात करेंगे, हमारा इंडिया है, तो यहाँ ये बे ऑफ बंगाल का पोर्शन है, इधर बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल और यहाँ हमारी ईस्टर्ली फ्लो कर रही है, तो ये जो मार्जिन है हमारा ईस्ट वाला मार्जिन, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होंगे और यहाँ पर इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो क्या इसका मतलब यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, यहाँ भी मिल सकता है। क्या अगर विंड सिस्टम चेंज हो गई तो याद करिए मॉनसून में क्या होता है कि मॉनसून में यही विंड सिस्टम कुछ इस तरीके से फ्लो करने लगती है इंडिया की तरफ, और फिर यहाँ भी हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिल सकते हैं लेट समर्स में, यानी अक्टूबर के आसपास जो है इस पोर्शन पे भी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो वो हमारे कहाँ होंगे? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द लैंड मासेस पे ही इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि उसी साइड फॉर्म होंगे। अगर विंड सिस्टम चेंज हुए तो फिर जो है हमारा वहां पर चेंज हो जाएगा। ये मॉनसून के सीजन में इस तरीके से जो है ये चीजें
हो जाती है। तो ये हमारा था रिलेटेड टू साइक्लोन। बट ना अब जो हमको पढ़ना है वो हमको क्लाइमेट पढ़ना है। क्लाइमेट में भी वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ना है। और वर्ल्ड क्लाइमेट क्या है कि अगर हम कहें पूरी क्लाइमेटोलॉजी का क्या है, निचोड़ है। यानी अब तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, चाहे वो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर हो गया, चाहे विंड सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, चाहे प्रेशर बेल्ट के बारे में समझा, या फिर हम देख लें कि हमने स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को समझा, ये सारी की सारी चीजें अप्लाई होने वाली हैं किसमें, हमारे वर्ल्ड क्लाइमेट में। क्लाइमेट अगर हम बात करें तो क्लाइमेट जो है, वर्ल्ड क्लाइमेट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बेसिकली दो चीजों का बहुत जिक्र आता है हमारे किताबों में। एक टर्म है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट। तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस हमें समझने की जरूरत है। वेदर कहते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है पूरे दिन के अंदर, यानी 24 आवर्स के अंदर जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहती है, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेदर बोलते हैं। बट क्लाइमेट के लिए क्या है कि एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 30 इयर्स, तो हम उसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट के लिए क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन देखेंगे। बट वेदर के लिए क्या देखेंगे, एवरेज डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखेंगे। यानी 24 घंटे में हमारे जो वेदर कंडीशन है वो क्या है, वो हमें बताएगा वेदर। बट एवरेज वेदर कंडीशन पूरे एटलीस्ट 30 साल का पीरियड लेंगे हम, तो उसमें जो हमें एवरेज वेदर कंडीशन मिलेगी उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। अब यहां पर जो वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ेंगे, ये पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम अर्थ के सरफेस पे देखते हैं कि डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं। अब वो डिफरेंट क्लाइमेट्स क्यों होते हैं, उसको हम एक एक करके चीजों को समझेंगे और समझकर जो है उसको देखेंगे कि ये वेरिएशन ऐसा क्यों है कि क्लाइमेट जो है पूरे अर्थ सरफेस, चूंकि अर्थ सरफेस एक है तो अर्थ सरफेस पे क्लाइमेट भी एक ही होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। हमारे अर्थ सरफेस पे डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी जो है। लेकिन उससे पहले हम चीजों को बेसिक्स समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंड मास है, ये इस तरीके से ये लैंड मास है, ये कुछ अफ्रीका है हमारा। अगर ये हम अफ्रीका को मान लेते हैं कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो आपको पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट कौन से रीजन में मौजूद है, ट्रॉपिकल रीजन में। और ट्रॉपिकल रीजन में अगर हम बात करें तो विंड्स कैसे मूव करती हैं, यहाँ पर हमारी ईस्टर्ली विंड्स चल रही होती है। इस तरीके से ये ईस्टर्ली विंड्स हमारी फ्लो कर रही है ट्रॉपिकल रीजन में। अब जब ईस्टर्ली फ्लो करती है, आपको पता है कि ये ओशियन सरफेस है इधर हमारा। अब ये ओशियन से मॉइस्चर लेगा, मॉइस्चर लेने के बाद इस पोर्शन पे क्या करेगा कि ये अपना इंपैक्ट दिखाएगा। यहां पर रेनफॉल हो सकती है, यहां पर रेनफॉल होगी, फिर टेम्परेचर में वेरिएशन हो सकता है, फिर ह्यूमिडिटी कंडीशंस अलग हो सकती है। लेकिन अगर वही हम इस वाले मार्जिन की बात करें तो क्या ये सारा सिस्टम एज इट इज हमको यहां देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज यहां पर रेनफॉल नहीं हो पाएगी, यहां पर मॉइस्चर कंटेंट यहां से यहां तक ट्रेवल नहीं कर सकता, तो इसलिए यहां पर रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। टेम्परेचर वेरिएशन कुछ और होगा यहां पर। फिर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी कंडीशन कुछ और होगी, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा रीजन क्या होगा, ड्राई होगा। ड्राई मीन्स कि ये इलाका हमारा डेजर्ट वाला होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस विंड सिस्टम की वजह से कि यहाँ पर कुछ और सिस्टम मिला, यहाँ पर कुछ और सिस्टम मिला, और बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ बारिश हो रही थी, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल जो है ड्राई इलाका है। तो जब ड्राई इलाका है तो बीच के पोर्शन में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो कॉन्टिनेंट के हिस्से पे हमें क्या है, ग्रास लैंड्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ एक अलग टाइप का क्लाइमेट हमको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ईस्टर्न मार्जिन पे कुछ अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, वेस्टर्न मार्जिन पे कुछ अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, बीच का जो हिस्सा होगा कॉन्टिनेंट का, यहाँ पर हमारा अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। यानी विंड सिस्टम की वजह से एक कॉन्टिनेंट पे हमको 3 टाइप के क्लाइमेट्स देखने को मिल गए। लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस पे देखने की कोशिश करेंगे तो ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हमारी ईस्टर्ली फ्लो करती है, इस डायरेक्शन में विंड्स फ्लो करती है। अगर हम यहाँ पर बनाएं, ये 30 डिग्री हमने बना लिया,
और यहाँ पर फिर 60 डिग्री बना लिया और नीचे हमारा क्या है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। फिर इसी तरीके से यहाँ 60 डिग्री हम बना लेते हैं, फिर आगे यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो विंड्स फ्लो कर रही होंगी, अगर हम विंड्स की बात करें तो इसके अंदर हमारी ईस्टर्ली फ्लो करती है इस तरीके से, यहाँ भी ईस्टर्ली फ्लो करेगी। और सॉरी, डायग्राम हम दोबारा बना लेते हैं इसको कि ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और यहां पर ये हमारा 90 डिग्री है। इसी तरीके से यहां भी 30 डिग्री होगा, यहां 60 डिग्री होगा और फिर यहां पर 90 डिग्री होगा। अगर हम यहां पर विंड की डायरेक्शन को बनाने बैठेंगे तो यहां पर क्या होगा कि इस तरह विंड्स इस डायरेक्शन में यानी ईस्टर्ली विंड्स फ्लो कर रही होंगी यहाँ पर ईस्टर्ली। और फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो इस वाले में वेस्टर्ली फ्लो कर रही होंगी इस तरीके से यहाँ पर, और फिर हमारा इसके बीच में फिर से ईस्टर्ली फ्लो कर रही होंगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारी ईस्टर्ली फ्लो करेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे अर्थ पे, पूरे अर्थ पे तीन टाइप की जो है विंड्स है, यानी जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पर ईस्टर्ली, फिर हमारा 30 to 60 डिग्री वाला जो पोर्शन है इसके अंदर हमारा वेस्टर्ली, फिर 60 to 90 डिग्री वाला जो पोर्शन है इसके अंदर हमारा जो है ईस्टर्ली चल रहा है। तो जब यहाँ पर तीन टाइप्स की विंड है और एक कॉन्टिनेंट पे हमें तीन टाइप के क्लाइमेट मिल रहे हैं, तो आप याद करिए कि यहाँ पर इस रीजन में तीन टाइप के क्लाइमेट तो विंड की वजह से हो गए, ठीक, और फिर यहाँ पर भी तीन विंड की वजह से हो जाएंगे तीन टाइप ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज एक ईस्टर्न मार्जिन पे कुछ और, कॉन्टिनेंटल पोर्शन पे कुछ और वेस्टर्न मार्जिन पे कुछ और हमको क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या होगा, तीन टाइप के क्लाइमेट, तो टोटल 9 टाइप के क्लाइमेट्स तो ऐसे ही हो गए, और एक दो टाइप के क्लाइमेट और होते हैं, बट हमको जो है डिस्कस करना है कॉपन के क्लासिफिकेशन, तो हम उसको देखेंगे। वरना आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा के हिसाब से जो है आजकल क्लासिफिकेशन हमारे पास वर्ल्ड क्लाइमेट के बहुत सारे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, बेसिकली कॉपन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले वर्ल्ड में अगर किसी ने क्लाइमेट को क्लासिफाई करने की कोशिश करी तो वो कॉपन था। अब कॉपन का अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कॉपन ने जो बात की है वो कोड वर्ड्स में बात की है। जब बच्चे इसको देखते हैं तो बिल्कुल घबरा जाते हैं। ये देखिए पूरा कोड वर्ड में इसने पूरे वर्ल्ड क्लाइमेट को क्या किया है, डिफाइन किया है। अब ये कोड देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं। अब कोड से कैरेक्टरिस्टिक पहचानना होता है और मैच द फॉलोइंग में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं। लेकिन हमको क्या है कि हमें बेसिक समझने हैं, तो अगले 15 मिनट 20 मिनट में हम जो समझेंगे तो इसी चीज को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि हमको रटना नहीं है बल्कि इसको समझना है कि हम लेटर्स को देख के कैसे पहचाने कि कहीं पर किस रीजन में कौन सा क्लाइमेट होगा। तो इसकी हम बात करेंगे। तो कॉपन ने जो है अपना एक यहां पर अलग दिमाग लगाया। ऐसा नहीं है कि कॉपन से पहले किसी ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश नहीं की। इससे पहले भी एक साहब थे जिसका नाम था डी कैंडोल। इन्होंने वर्ल्ड को जो है टेम्परेचर के बेसिस पे वर्ल्ड क्लाइमेट को बांटने की कोशिश की। और कोशिश कैसे की कि इन्होंने रीजन बनाया, जैसे ये 0 डिग्री, हम यहां पर इसको सही से बना देते हैं, ये इक्वेटर, अब ये इक्वेटर, फिर इसके बाद हमारा ये 30 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री और ये 65 डिग्री और ये यहां पर 90 डिग्री। ऐसे ही हमारा साउथ में होगा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 65 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो डी कैंडोल ने, चूंकि ये वाला जो 30 से 30 के रीजन है, अब यहां पर तो टेम्परेचर की कोई कमी नहीं रहती, तो इसको डी कैंडोल ने इस रीजन को जो नाम दिया वो दिया हमारा मेगा थर्म का, बिकॉज कि इस रीजन के अंदर टेम्परेचर की कोई कमी नहीं है। क्यों? डायरेक्टली इंसोलेशन इस रीजन में हमें मिलती है, तो ये मेगा थर्म इसने ये नाम दिया इस रीजन का। फिर 30 से 45 के बीच में इसने इसको नाम दिया मीजोथर्म। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं
तो इसने इसको नाम दिया माइक्रोथर्म। तो आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर की बेसिस पे, यानी टेम्परेचर कम होता जा रहा है, उसी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते चले जा रहे हैं। इसको ट्रॉपिकल रीजन को हमने मेगाथर्म का नाम दिया, फिर उसके बाद 30 to 45 को हमने नाम दिया मीजोथर्म का, फिर 45 से 65 हमने माइक्रोथर्म। अब ये जो 65 से 90 वाला इलाका है, ये क्या है? हमारे पोलर है, पोलर रीजन है, यानी यहाँ पर हमारे पास आइस है, स्नो है, तो यहां पर इसको नाम दिया इसने हेकिस्टोथर्म। ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। लेकिन इसने एक और चीज, जो डेजर्ट वाला इलाका था, डेजर्ट वाले इलाके को इसने नाम दिया जीरोथर्म। आपने नाम सुना होगा जीरोफाइट्स का। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में होते हैं, तो जीरोथर्म का इसने नाम दिया डेजर्ट वाले इलाके को, अलग से उसने ये नाम रखा। तो अब अगर यहां मेगाथर्म है, ये मीजोथर्म है, माइक्रोथर्म है, हेकिस्टोथर्म है, अगर मैं बोलूं कि हम इस जगह पर कहीं खड़े हैं तो कौन से रीजन में खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं ये 30 से 30 के बीच में है, तो हम कहेंगे मेगाथर्म में। अब यहां कैसे पहचानेंगे कि 30 डिग्री, भाई ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5, तो जब भी 30 डिग्री को आपको पहचानना हो तो ये देखिए, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी के नीचे वाले रीजन जो है ये पूरा कवर हो जाता है 30 डिग्री के अंदर अंदर। फिर 30 to 45, तो 45 यहाँ 40 डिग्री है नॉर्थ, तो ये 45 ये पूरा मेडिटेरेनियन सी इसमें कवर अप हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा हम यहाँ पर है, तो आप कहेंगे कौन से रीजन में है? मेगाथर्म में। मैं पूछूं कि इस जगह पर है, तो मेगाथर्म में। लेकिन ये आपको यहाँ पर डेजर्ट वाला इलाका है, तो अगर मैं यहाँ कह दूं तो आप कहेंगे जीरोथर्म में। भाई अगर मैं यहाँ बोलूं तब भी आप कहेंगे मेगाथर्म है, क्योंकि इस पूरे लैटिट्यूड के बीच में ये मेगाथर्म वाला रीजन है। फिर उसके बाद कोई पूछेंगे यहाँ पर है, तो हम कहाँ आ चुके हैं? अब 30 to 45 वाले लैटिट्यूड के बीच आ गए, तो हम कह देंगे कि हम कहां पहुंच गए? मीजोथर्म में पहुंच गए। और उसके बाद अगर कोई यहां पर हमारा 45 से ऊपर जाके 60 के बीच में इन इलाकों में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा माइक्रोथर्म का रीजन होगा, और फिर यहां की कोई बात करें तो ये हमारा हेकिस्टोथर्म हो जाएगा। क्या अगर 30 डिग्री पे होगा तो 30 डिग्री पे कौन सा? भाई 30 डिग्री पे अगर होगा तो इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव हमको नहीं बनना है, क्लाइमेट के टर्म्स में हमको ब्रॉड एस्पेक्ट रखना है। तो हम इसको मान लेंगे कि ये कोई पिछले जन्म का बदला नहीं लेना है इसमें, यहां पर यही रख लेंगे कि ये मेगाथर्म रीजन है। ऐसा उसमें कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल फाइन लाइंस नहीं होती हैं दो क्लाइमेटिक रीजन के बीच में एकदम कि यहां से इसके बाद ये क्लाइमेट शुरू हो जाएगा, यहां से ये, वो ट्रांजिशन फेस होता है, तो एक दूसरे का इंपैक्ट उसमें देखने को मिल जाता है। तो ये डी कैंडोल का क्लासिफिकेशन था। लेकिन हमको पढ़ना है कॉपेन, तो कॉपेन ने एक अलग तरीके की बुद्धि लगाई इसके लिए। तो उसने क्या किया कि सबको कोड वर्ड्स दिए, उसने जितना भी क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया उसको कोड वर्ड्स में उसने बात की है यहां पर। तो अब अगर हम कॉपेन की क्लासिफिकेशन को पढ़ने की कोशिश करें तो कॉपेन ने कुछ लेटर्स के जरिए चीजों को डिनोट करने की कोशिश की, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर A B C D E, तो ये इसने कुछ कोड वर्ड्स किए, और आगे देखेंगे तो पूरा ही इसने जो है यहां पर क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है वो पूरा का पूरा कोड वर्ड्स में ही किया हुआ है। ये देखिए पूरे यहां पर कोड्स है। तो अब क्या हुआ कि इसने जो है कॉपेन ने क्या दिमाग लगाया कि मान लेते हैं कोई हमारे पास रीजन है, फॉर एग्जांपल बेसिक्स इसकी समझते हैं कि कोई रीजन है, ये रीजन है हमारा एक, यहां पर हैवी रेनफॉल है, हैवी रेनफॉल है, फिर यहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है और ह्यूमिडिटी की कोई कमी नहीं, यानी मॉइस्चर कंटेंट की हमारे पास कोई कमी नहीं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ आप जो है बारिश करा दो और बहुत सारे पेड़ लगा दो, और ऐसे पेड़ जो हमेशा हरे भरे रहे, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट लग जाएंगे। तो ऐसे रीजन में क्या होंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ पर टेम्परेचर की कोई कमी नहीं है, ह्यूमिडिटी की कोई कमी नहीं है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगी।
फिर इसी तरीके से कि कोई इलाका ऐसा है जहां रेनफॉल बिल्कुल नहीं है, रेनफॉल या तो बहुत ही कम है या बिल्कुल नहीं है, ह्यूमिडिटी वहां पर नहीं है, यानी ड्राई रीजन है, ड्राई रीजन है, तो आप वहां पर कैसे पेड़ पौधे लगाओगे जिसमें कांटे होंगे, इस तरीके से कैक्टस वगैरह। तो आप ये देख सकते हैं कि हम रेनफॉल ह्यूमिडिटी का पैटर्न देख के हम बता दे रहे हैं कि वहां पर वेजिटेशन क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि वेजिटेशन को देख के हम रेनफॉल ह्यूमिडिटी को पहचान ले रहे हैं, या हम वहां पर देख ले रहे हैं कि वहां पर वेजिटेशन कैसी है। तो ये जो कॉपेन ने क्लासिफिकेशन देखा, उसने यही कहा, कॉपेन ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसमें उसने यही बात की कि भले ही हमें किसी रीजन का टेम्परेचर नहीं पता, वहां का रेनफॉल नहीं पता, वहां का ह्यूमिडिटी पैटर्न नहीं पता, तो हम कम से कम वहां की वेजिटेशन तो देख सकते हैं। तो उसने वेजिटेशन को देखा और वेजिटेशन को देखकर उसने क्या करने की कोशिश की कि वेजिटेशन को देखकर उसने क्लाइमेट को डिफाइन करने की कोशिश की, वेजिटेशन से वो क्लाइमेट को डिफाइन कर रहा है। आप खुद सोचिए ना कि अगर मैं कहूं कि एक रीजन है जहां पर इस तरीके के कोनिकल जो है पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये कोल्ड क्लाइमेट में है, क्योंकि बिकॉज स्नोफॉल होगी। तो अब स्नोफॉल होगी तो आप ये देख रहे हैं कि वेजिटेशन को देख के आप क्या अंदाजा ले रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में अंदाजा अंदाजा आप लगा ले रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट किसने लगाया, कॉपेन ने लगाया। तो कॉपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल वेजिटेशन इंडेक्स पे बेस्ड है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन पे है, जिसके जरिए उसने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की और कुछ उसने जो है वैल्यूज ली टेम्परेचर की और प्रेसिपिटेशन की, और उसके अकॉर्डिंग उसने क्लाइमेट को डिफाइन करने की कोशिश की। तो अब अगर हम बात करें तो आप सबको लैटिट्यूड का पूरा जो है नॉलेज है, यानी लैटिट्यूड सब जानते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि कोई लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं तो आप उसको अर्थ पे क्रिएट कर पा रहे हो। अगर अर्थ पे आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, यानी ये कला आपके अंदर नहीं आ रही है, तो इसको सीखने की जरूरत है कि अगर मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं तो आप हमेशा अपने दिमाग में कौन सा रीजन सोचेंगे कि अर्थ में हम इस रीजन पे बात कर रहे हैं, इक्वेटर के आसपास की बात कर रहे हैं। अगर मैं 30 डिग्री की बात करूंगा तो आप कहेंगे कि हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, और अगर मैं कहूं 45 की बात कर रहे हैं तो आप इस रीजन पे कहेंगे। फिर इसी तरीके से 75 तो ऊपर की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से साउथ में। तो जब भी कोई लैटिट्यूड बोला जाए तो आप उससे सबसे पहले क्रिएट करिए कि हम अर्थ में किस जगह की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो कॉपेन था, यानी कॉपेन ने क्या किया, ये 30 से 30 डिग्री भी, अब हमें पता है कि इस बीच में क्या है कि टेम्परेचर की कोई कमी नहीं है, मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है, और यहां पर क्या है, हाई रेनफॉल हो रही है। तो यहां पर वेजिटेशन कैसी होगी, वेजिटेशन बहुत ज्यादा होगी, यानी 30 से 30 डिग्री के बीच में ऐसी वेजिटेशन होंगी यानी जो ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर रही है, ज्यादा रेनफॉल में सर्वाइव कर रही है। इसी तरीके से ऊपर की बात करें इस वाले रीजन की, इस वाले रीजन में क्या होगा कि इससे जो यहां पर जो टेम्परेचर था उससे कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहा है। फिर ऊपर की बात करेंगे हम, यहां पर ये 45 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो यहां पर ऐसे होंगे जो इससे भी कम टेम्परेचर पे जो है वेजिटेशन सर्वाइव कर रही होंगी, और यहां पर हमने 90 बना दिया। तो इस रीजन में ऐसे जो है वेजिटेशन हमको देखने को मिलेगी जो बिल्कुल लो टेम्परेचर में यानी कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। तो कॉपेन ने यही काम किया कि ये जो रीजन था यहां से यहां तक का, इसने इसको ए से डिनोट किया। किससे डिनोट किया, ए से। तो अगर ए बोला जाए तो आपको याद है कि अकॉर्डिंग टू डी कंट्रोल ये कौन सा रीजन है, मेगाथर्म वाला रीजन है। तो मेगाथर्म को किसने, कॉपेन ने क्या कहा कि हम उसको ए से डिनोट करेंगे। फिर उसने इस वाले रीजन को यानी 30 से 45 डिग्री, चाहे नॉर्थ में हो या साउथ में हो, यानी मीजोथर्म वाला रीजन, मीजोथर्म वाले रीजन को इसने बी से डिनोट किया। फिर इस वाले रीजन को, ये जो तीसरा वाला रीजन है जो माइक्रोथर्म का था, माइक्रोथर्म का था, तो माइक्रोथर्म को इसने जो है सी अल्फाबेट से डिनोट किया। फिर ये जो हमारा हेक्सोथर्म वाला रीजन था डी कंट्रोल में, हेक्सोथर्म, इसको इसने हमारा इसको बी से नहीं बल्कि सी से, मीजोथर्म को सी से उसने डिनोट किया और इसको डी से डिनोट किया और इसको ई से डिनोट किया। लेकिन वहां पर जीरोथर्म यानी डेजर्ट वाले इलाके को उसने अलग से नाम दिया था जीरोथर्म का, तो उस वाले इलाके को इसने जीरोथर्म को डिनोट किया बी लेटर से।
यानी अगर मैं ए बोल रहा हूं तो आपको फौरन पता चलना चाहिए कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, यानी ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं। सी अगर मैं बोल रहा हूं तो ये वार्म टेम्परेट रीजन है, ये पूरा टेम्परेट रीजन है, बट ये वार्म होगा क्योंकि ये इधर से क्लोज है इक्वेटर की तरफ, तो ये वार्म टेम्परेट रीजन। ये डी की बात करेंगे तो ये कोल्ड टेम्परेट रीजन होगा, कूल टेम्परेट रीजन, इसके कंपैरिजन में कम टेम्परेचर होगा। ई की बात करेंगे तो पोलर क्लाइमेट्स की। लेकिन जब भी मैं इन अल्फाबेट्स को बोलूंगा तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, लैटिट्यूड्स आना चाहिए कि हम किस लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। ए की बात करूंगा तो ए के बारे में आप कहेंगे 30 नॉर्थ से 30 साउथ लैटिट्यूड्स की हम बात कर रहे हैं। वहीं हम सी की बात करेंगे तो मींस इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि हम 30 से 45 डिग्री के बीच की बात कर रहे हैं। और अगर मैं डी की बात करूंगा तो आप कहेंगे 45 से 65 के बीच बात कर रहे हैं। और जब मैं ई कहूंगा तो आप उसको कहेंगे कि ये पोलर क्लाइमेट्स की बात हो रही है। और बी की जब बात आएगी तो ये हमारे जीरो थंब वाले रीजन होंगे, यानी वो होंगे जहां पर ड्राई रीजन्स है, डेजर्ट्स है। अब आप देख सकते हैं कि यकीन कीजिए कि आप पहला लेटर पूरा साफ कर चुके हैं कोपेन के क्लासिफिकेशन का। अब यहां आप देख लीजिए ए जितना भी है ट्रॉपिकल रीजन, सब में हमारा ट्रॉपिकल आ रहा है, यानी लैटिट्यूड 30 नॉर्थ से 30 साउथ तक। फिर बी की बात करें तो आप देखें सेमी एरिड और ड्राई या फिर एरिड रीजन इसके लिए यूज हो रहा है बी में, कैपिटल बी जो हमने यूज किया है। फिर सी की अगर हम बात करें तो सी पे आप देख लीजिए यहां पर वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स है हमारे पास, यानी मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट है, यहां पर 30 से हमारा 45। फिर उसके बाद कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट डी से, यानी कूल टेम्परेट रीजन्स हैं ये हमारे पास डी से। और फिर ई हमारा क्या है, कोल्ड क्लाइमेट्स है, यानी पोलर रीजन की हम बात कर रहे हैं। वहीं पर ये एच है तो अब याद करिए एच से हम ऐसे रीजन्स को दिखाएंगे हाईलाइट विद स्नो कवर, यहाँ यानी हाइट की वजह से वहां पर स्नो होगी। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं हिमालयन रीजन, यानी हिमालय वाले जो हिमालयन माउंटेन्स जो है वो हाइट की वजह से उसके ऊपर स्नो है, तो वो पोल्स पे तो मौजूद नहीं है, तो उसको हम ये तो नहीं दिखा सकते थे ई, इसलिए हमने उसको अलग से नाम दिया है हाइट एच, यानी एच का मतलब हो गया कि इसमें एलिवेशन की वजह से क्या हो रहा है, ऑल्टीट्यूड की वजह से, हाइट की वजह से यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है या स्नो कवर्ड रीजन है। तो आप देख लें यहाँ पर आपने पूरा कोपेन का फर्स्ट लेटर जो है आपने पूरा का पूरा समझ लिया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आ गया ये फर्स्ट लेटर इसने कैसे बताया, कौन सा रीजन है। तो जैसे ही फर्स्ट लेटर का जो है बात हो या फर्स्ट लेटर बोला जाए तो सबसे पहले आपको वो रीजन समझ में आना चाहिए। आप क्रिएट कर पा रहे हो कि ये अर्थ के सरफेस पे कहां पर मौजूद है, कौन से लैटिट्यूड्स हैं। तो इन लैटिट्यूड्स को अगर आप फ्रेम कर पा रहे हैं तो फिर हम आगे की चीजें बड़ी आसानी से समझ लेंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें कि इसने सारे देखे पहले लेटर क्या है, कैपिटल लेटर्स में दिए है, कैपिटल है, तो क्यों है वो इसको भी हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये मैप देखिए। अब अगर मैं बात करूं ये ट्रॉपिकल रीजन है, अब ट्रॉपिकल रीजन है तो विंड सिस्टम की वजह से इस पूरे ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, 3 टाइप के क्लाइमेट्स तो वैसे मिलेंगे। ईस्टर्न क्लाइमेट अलग होगा, वेस्टर्न क्लाइमेट अलग होगा और जो है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट अलग होगा। लेकिन यहां तो पूरा का पूरा कोपेन ने क्या कर दिया, ए से डिनोट कर दिया। अब कैसे हम डिफर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री है इक्वेटर, इस जगह पर हमारा क्या होगा, ये जो पोर्शन है इक्वेटर वाला, इस जगह पर रोज बारिश हो रही होगी। लेकिन वहीं इंडिया को देखें, इंडिया क्या हमारा ट्रॉपिक इक्वेटर पे मौजूद है, नहीं, इक्वेटर से क्या है, ऊपर है हमारा इंडिया। तो क्या यहाँ रोज बारिश हो रही होगी, नहीं, यहाँ रोज बारिश नहीं हो रही होगी। तो आप देख लें ये क्लाइमेट अलग हो गया, ये क्लाइमेट अलग हो गया। तो कोपेन को ये मालूम था कि सर जब क्लास में पढ़ाएंगे तो क्या होगा कि प्रॉब्लम आएगी, डिफाइन नहीं कर पाएंगे बाकी क्लाइमेट्स को, कि इंडिया में जो क्लाइमेट होगा वो इक्वेटर पे नहीं होगा। तो कोपेन बहुत विजनरी इंसान था, तो जब हम क्लास में पढ़ाएंगे उनको मालूम था कि सर क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए उसने पहले से ही इंतजाम करके रखा हुआ था आगे दूसरे लेटर्स का। तो दूसरे लेटर्स भी उसने दिए, कोड्स दिए, तो उन कोड्स के जरिए अब वो बाकी चीजों को समझाएगा। तो आप देखते हैं हम, तो आपको पता है कि ये रीजन है 0 डिग्री का, क्या है यहाँ पर रोजाना रेनफॉल हो रही है। अब रेनफॉल हर जगह तो नहीं होती है रोजाना, तो इसने क्या किया, इन सारी चीजों को, ये जो कंफ्यूजन थी इसको क्लियर करने के लिए इसने क्या करा, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जैसे कुछ अल्फाबेट्स को यूज किया, जैसे एफ। एफ का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट दी ईयर, थ्रू आउट दी ईयर, थ्रू आउट दी ईयर।
प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट दी ईयर। अब इसका क्या मतलब हुआ? नो ड्राई सीजन। भाई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है तो कोई भी ऐसा सीजन नहीं आएगा पूरे साल में, कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं मिलेगा जहां वहां पर ड्राई मौसम देखने को मिले, बल्कि प्रेसिपिटेशन हो रही है। लेकिन अब बात करें कि कुछ रीजन, जैसे मॉनसून की अगर हम बात कर लें तो मॉनसून क्लाइमेट होता है, तो उसमें आपको पता है कि जुलाई से अगस्त तक तो बारिश होती है, जुलाई से अगस्त तक बारिश होती है। लेकिन हर जगह पूरे वर्ल्ड पे ऐसे रीजन हर जगह नहीं मिलेंगे कि प्रेसिपिटेशन पूरे साल चल रही है, लेकिन कुछ अलग से भी दिखेंगे। तो मानसून की अगर हम बात करें, जुलाई अगस्त में बारिश देखने को मिलेगी, फिर 1-2 महीने का इसमें क्या होगा, ब्रेक होगा, फिर दिसंबर वगैरह नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट साइक्लोन्स आएंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उसकी वजह से बारिश देखने को मिलेगी हमें। फिर 1-2 महीने का ब्रेक आएगा, फिर उसके बाद जो है प्री मानसून शावर होने लगेगा, यानी मानसून से पहले वाली बारिश। तो आप देख रहे हैं बीच में ये छोटा छोटा पीरियड जो है वो ब्रेक वाला आ रहा है, यानी यहाँ पर शॉर्ट ड्राई सीजन है, शॉर्ट ड्राई सीजन। तो इसी बात को कॉपेन ने इस लेटर से डिनोट किया, एम से, मतलब मानसून क्लाइमेट, जहां पर शॉर्ट ड्राई सीजन होगा, और एफ है तो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर है, यानी कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा। ये उसने पहले से क्या कर रखा है, इंतजाम कर रखा है, ताकि हर चीज जो जितना भी डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स मिल रहे हैं हम उसको समझा पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, अब इसने आगे भी बात की कॉपेन ने। एफ और एन का मतलब हम समझ गए, फिर इसके बाद एक तो एफ हो गया, एफ का मतलब हमने समझ लिया कि प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या रहेगा, थ्रू आउट दी ईयर रहेगा, थ्रू आउट दी ईयर, यानी कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा, नो ड्राई सीजन, ठीक है। और एम का मतलब उसने क्या बताया कि शॉर्ट ड्राई सीजन आएगा, छोटे छोटे गैप आएंगे जिसमें मौसम जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने 2 वर्ड्स की और 2 अल्फाबेट्स और यूज किए, एस और डब्ल्यू। तो जो भी हमारे पास ये अल्फाबेट है उसको हमको ड्राई बना देना, मतलब समर ड्राई का मतलब कि समर में बारिश नहीं होगी, तो बारिश किसमें होगी, विंटर रेनफॉल होगी। और विंटर रेनफॉल कहाँ होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा ये जो मेडिटेरेनियन का इलाका है यहाँ टेम्परेट साइक्लोन होती है, और टेम्परेट साइक्लोन आता है बिकॉज कोल्ड ईयर मास एंड वार्म ईयर मास आपस में टकराते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस होता है, और उसकी वजह से वहां पर टेम्परेट साइक्लोन आते हैं और सर्दियों में वहां बारिश देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर विंटर ड्राई मतलब समर में रेनफॉल देखने को यहाँ मिलेगी। तो अब आपको ये 4 लेटर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे होंगे कि एफ जहां पर भी दिखे तो उसका मतलब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। एम जहां पर दिखे यानी मॉनसूनल क्लाइमेट होगा, शॉर्ट ड्राई सीजन आएगा, बहुत छोटा पीरियड होगा जिसमें बारिश नहीं हो रही होगी। एस का मतलब समर ड्राई यानी विंटर में रेनफॉल, और डब्ल्यू है तो विंटर ड्राई समर रेनफॉल। तो अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करें तो आप यहां देखिए कि इसने सेकंड लेटर को भी हम सारी चीजों को समझ गए। ये सेकंड लेटर के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये सारे जितने भी थे, एफ था, एम था और डब्ल्यू था, एस था। अब आप यहां पर देखिए, एफ क्या मतलब हुआ, पूरे साल बारिश होगी, नो ड्राई सीजन। तो हमने नो ड्राई सीजन किसमें देखा, एफ में देखा, नो ड्राई सीजन। फिर एम मॉनसूनल क्लाइमेट दिख रहा है और शॉर्ट ड्राई सीजन। ए से तो आप लैटिट्यूड पहचानेंगे, तो ए का मतलब ट्रॉपिकल रीजन में है, और एफ का मतलब कोई भी ड्राई सीजन नहीं है, एम का मतलब शॉर्ट ड्राई सीजन है, और डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई। अब विंटर जब ड्राई है तो हमारा समर में रेनफॉल आ रही है, तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, वेट क्लाइमेट भी दिखेगा जब बारिश होगी समर में, और उस वक्त वेट क्लाइमेट होगा, और विंटर में ड्राई क्लाइमेट हो जाएगा बिकॉज विंटर में बारिश नहीं हो रही है। फिर उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, सी से सबसे पहले हमको लैटिट्यूड पहचानना है, तो 32-45 डिग्री, यानी हम कहां पर है, वार्म टेम्परेट रीजन में है, वार्म टेम्परेट रीजन में है। तो यहां पर देख लीजिए, आपको एस का मतलब पता है कि समर ड्राई होगा तो विंटर में रेनफॉल होगी, और ऐसा सिर्फ एक ही जगह पर होता है, वो क्या है, हमारा मेडिटेरेनियन रीजन, जहां पर विंटर में हमारी रेनफॉल हो रही होती है। तो सी एस का मतलब। अब एफ, सी और एफ, यहां पर देखें, एफ का मतलब क्या था, एफ का मतलब था थ्रू आउट द ईयर क्या होगी, बारिश होगी,
प्रेसिपिटेशन होगा यानी कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ ए और बी भी है। ठीक है, क्या है? ए और बी भी है। ए और बी इसलिए हमने यूज किया कि इसको कैपिटल नहीं लिख सकते थे, क्योंकि कैपिटल हम ऑलरेडी पहले इधर इस्तेमाल कर चुके हैं ए और बी को। तो ए का मतलब होगा कि वार्म समर होगा, वार्म समर। अब वार्म समर क्या होता है अभी समझते हैं इसको। और बी का मतलब होगा कूल समर होगा, कूल समर। अब कहेंगे समर कूल कैसे हो सकता है? तो बस सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो समर, दोनों समर सीजन होंगे ए और बी, बट होगा क्या हमारा यहाँ पर टेम्परेचर समर में थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पर टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, इसको वार्म समर को ए से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए CFA, नो ड्राई सीजन, वार्म समर, यानी पूरे साल बारिश तो होगी, समर क्या होगी? ज्यादा। तो ये हमारा किसके करीब होगा? बिल्कुल इक्वेटोरियल रीजन के करीब हो सकता है, और ये मेडिटेरेनियन हो गया। और यहाँ पर देखें नो ड्राई सीजन, वार्म और कूल समर होगा। यहाँ पर समर क्या हो जाएगी? कूल, यानी कंपैरेटिवली टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा? कम रहेगा। फिर डी से आप पहचान सकते हैं कि डी से हमारा क्या हुआ कि कौन से हम लैटिट्यूड्स पे पहुंचे? 45 टू 65 डिग्री। अब एफ का मतलब आप जानते हैं कि थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन होगा, यानी थ्रू आउट द ईयर बी, यानी कोल्ड क्लाइमेट्स में आप पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आप 45 टू 65 वाले रीजन में पहुंचे हैं। तो ये रीजन आपको नजर आ रहा है यहां से, इस जगह से इसके ऊपर का। तो यहाँ कोल्ड क्लाइमेट स्टार्ट हो जाता है। अब कोल्ड क्लाइमेट जब स्टार्ट हो गया तो आपको पता है कि वहां टेम्परेचर क्या रहेगा? हमारा कम रहेगा। तो विंटर कैसी होगी? सिवियर होगी। फिर उसके बाद हम देखें DW। W का मतलब क्या बताया था आपको कि W का मतलब हमने यहाँ बताया था विंटर ड्राई होगा, यानी विंटर में क्या है? बारिश नहीं होगी, लेकिन समर में रेनफॉल होगी उधर। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत ज्यादा सिवियर क्लाइमेट्स, क्योंकि ये हम और हायर लैटिट्यूड्स पे चले गए। फिर ई की बात करें, ये बिल्कुल पोलर रीजन में पहुंच गए, हम 65 को क्रॉस कर गए और 65 टू 90 के बीच में बात कर रहे हैं। अब टी, ये जो कैपिटल टी यूज हुआ है इसका मतलब होता है टुंड्रा, यानी ये इन इलाकों की बात हो रही है। ये जो हमारा ये वाला इलाका है, इन इलाकों की बात हो रही है। तो ये टुंड्रा, इसका मतलब होता है कि हमारी जमीन कैसी है? वहां पर बंजर है, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा स्नो कवर्ड रीजन है, तो उसमें खेती वगैरह नहीं हो सकती है। इसलिए टुंड्रा का मतलब क्या होता है? बंजर। क्या होता है? बंजर। तो ईटी मतलब हम पोलर रीजन में पहुंच गए, और टी वो वाला रीजन जो क्या हमारा क्या है कि वहां पर बंजर जमीन है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर EF भी यूज किया होगा। ई का मतलब पोलर क्लाइमेट्स में, एफ का मतलब होता है पूरे साल जहां पर बर्फ जमी रहे, वो बर्फ जो है पिघले ना, तो पेरिनियल आइस। अब इसमें आपको सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। एच का मतलब हम पहले ही बता चुके थे, तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कोपेन के क्लासिफिकेशन को समझने में। कि पहले हमने आपको समझ में आ रहा है कि पहले लेटर से हम पहचान करेंगे लैटिट्यूड की, फिर उसके बाद हम ये जो सेकंड लेटर है, जो स्मॉल लेटर्स है, इससे हम पहचान करेंगे किसकी? कि वहां पर रेनफॉल कैसी है, थ्रू आउट द ईयर है, या फिर जो है शॉर्ट ड्राई सीजन है, या फिर वहां पर विंटर में बारिश हो रही है या समर में बारिश हो रही है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड लेटर भी यूज हुआ है, ए और बी। तो इसका हमने कहा कि एक में वार्म समर्स होंगे और एक में कूल समर्स होंगे। बस इतनी बात हमको याद रखनी है। अब जो हमें समझना है वो एक पोर्शन रह गया इसमें, ये बी वाले क्लाइमेट्स, बी। तो अब आपको याद है कि बी का मतलब हमने कहा था डेजर्ट वाला रीजन। अब डेजर्ट वाले रीजन की बात कर रहे हैं तो ये हमारा एरिड भी हो सकता है, और यानी बिल्कुल ड्राई रीजन हो सकता है, और दूसरा सेमी एरिड भी हो सकता है। सेमी एरिड भी होगा, सेमी एरिड। तो दोनों को डिनोट तो करेंगे बी से, इसको भी बी से, इसको बी से। लेकिन अगर एरिड रीजन है तो उसके साथ कैपिटल W लगाएंगे, और सेमी एरिड रीजन है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। यानी वहां ग्रासलैंड्स वगैरह हो सकते हैं, इस रीजन में ग्रासलैंड्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो रीजन पूरा का पूरा ड्राई होगा। लेकिन अब ये जो हमारे डेजर्ट है वो आपको दो जगह देखने को मिल सकते हैं। एक ट्रॉपिकल रीजन में भी दिख सकता है, ट्रॉपिकल रीजन में भी दिख सकता है, दूसरा टेम्परेट रीजन में भी दिख सकता है। अब ये जो हमारे पास ग्रासलैंड्स हैं, ये भी ट्रॉपिकल हो सकते हैं और ये भी टेम्परेट हो सकते हैं। तो इसके लिए भी उसने बिल्कुल अलग जो है इंतजाम करके रखा था, यानी व्यवस्था करके रखी थी कि अगर ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल की वजह से आप इसके साथ
BWH लगा देंगे। H मतलब क्या होगा, हॉट, हॉट मतलब डेजर्ट वाला इलाका, बिल्कुल क्या रहेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, इसलिए H हम यूज करेंगे। H मतलब क्या लिख लेंगे यहाँ पर, हॉट। और फिर टेम्परेट है तो इसके साथ BWK लगा देंगे, इसके साथ हम K का मतलब हो जाएगा हमारा कूल, K का मतलब हम कूल, यानी टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो टेम्परेट रीजन में जो डेजर्ट बनेगा उसका टेम्परेचर तो कम रहेगा, बिकॉज ट्रॉपिकल रीजन में इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होती है और टेम्परेट में कम होती है, तो इसलिए टेम्परेचर यहाँ कम रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। और यहाँ पर हम रखेंगे BS, बिकॉज ये क्या है, हमारे पास सेमी एरिड रीजन है, ग्रासलैंड होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल की वजह से हम क्या लगाएंगे, H, और टेम्परेट की वजह से हम लगाएंगे K। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रासलैंड इस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, ये ग्रासलैंड हो जाएगा हमारा टेम्परेट रीजन में, ये ट्रॉपिकल रीजन में हो गया। तो ये पूरा कोपेन का क्लासिफिकेशन है। तो अब इसमें से आप देख लें कि हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, वो देखा कि हमने फर्स्ट लेटर का क्या मतलब है, जिससे हम लैटिट्यूड को पहचानेंगे, सेकंड लेटर से हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितनी हो रही है, और फिर हमने इसके लिए अलग रूल अपनाया और वहां पर हमने अलग से नेमिंग की है। तो ये हमारा पूरा कोपेन का क्लासिफिकेशन है। तो हम पूरे वर्ल्ड को जो है इसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां तक ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर हम इसमें डिस्कस करना चाहें तो ये है, जैसे ए के लिए इन्होंने कहा ट्रॉपिकल रीजन, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस और हायर, यानी जो एवरेज टेम्परेचर होगा, जो कोल्डेस्ट मंथ होगा, सबसे ठंडा महीना होगा, उसका एवरेज टेम्परेचर भी कितना होगा, 18 डिग्री सेल्सियस होगा, और या फिर उससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता। फिर अगर ड्राई क्लाइमेट्स की बात करें तो पोटेंशियल एवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, यानी वहां पर एवापोरेशन जो है प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होगा, तभी तो डेजर्ट बना कि एवापोरेशन ज्यादा हो रहा है, बारिश कम हो रही है, तो सारा का सारा पानी कहां चला जा रहा है, एटमॉस्फेयर में, और पूरा का पूरा इलाका क्या हो जा रहा है, वहां पर ड्राई हो जा रहा है, इसीलिए लिखा पोटेंशियल एवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। फिर उसके बाद सी देखें, वार्म टेम्परेट रीजन में है हम, तो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ जो होगा, जैसे यहाँ पर कोल्डेस्ट मंथ था वो 18 या 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था, यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोल्डेस्ट मंथ का जो है एवरेज टेम्परेचर होगा। फिर हम डी क्लाइमेट्स की बात करें तो यहाँ पर हम कूल टेम्परेट रीजन में आ गए, यानी यहाँ पर स्नो फॉरेस्ट रीजन आ गया है, यहाँ पर स्नो यानी हम 45 से ऊपर चले गए और 65 के बीच में है, तो यहाँ पर आपको जो है कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर जो है वो -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे मिलेगा। फिर ई कोल्ड क्लाइमेट्स की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर जो है पूरे साल में जितने भी मंथ्स हैं उसमें एवरेज टेम्परेचर आप निकालेंगे तो हर महीने का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही मिलेगा, बिकॉज वहां पर सिर्फ स्नो आपको मिलेगी। और H जो है कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन, यानी वहां पर अगर जो है टेम्परेचर कम है तो वो एलिवेशन की वजह से है, कि वहां पर अगर बर्फ भी जमी हुई है तो वो एलिवेशन की वजह से है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोपेन क्लासिफिकेशन था। तो कोपेन से पहले जो मेहनत की थी इस पे वो कंडोल ने की थी, उसको डी कंडोल, इसने पूरा जो है टेम्परेचर के बेसिस पे सबको डिवाइड करने की कोशिश की पूरे वर्ल्ड को। उसमें जो है 5 कैटेगरी बनाई, जिसमें मेगाथर्म कहा, फिर मीजोथर्म कहा, फिर माइक्रोथर्म, देन हेकेस्टोथर्म और एक जीरोथर्म वाला भी रीजन दिया। बट इसके आगे जाके जो और बेहतरीन क्लासिफिकेशन किया वो कोपेन ने किया, जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को कंसीडर नहीं किया बल्कि फिजिकल वेजिटेशन इंडेक्स को देखा उसने, और उसके अकॉर्डिंग उसने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की कुछ वैल्यूज ली, जिसके अकॉर्डिंग उसने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। तो उसने पूरा हमारा क्लासिफिकेशन किया, तो उसमें हमारे पास इतने सारे क्लाइमेट्स बन गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और कोपेन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के बाद आप इस क्लास को पढ़ने के बाद समझने के बाद आप जो है कहीं पर भी वर्ल्ड के मैप पे कोई हाथ रख दे आपके सामने और पूछे यहाँ का क्लाइमेट क्या है, तो अगर ये पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से समझे तो आप उसको किसी भी रीजन का क्या बता सकते हैं, क्लाइमेट बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बस इतना ही कहूंगा कि भाई इसको दोबारा पढ़िए, दोबारा समझिए, और ये जो है लेक्चर अपलोड कर दूंगा और फिर उसके बाद आप लोग इस लेक्चर को देख लीजिएगा। और कोई कंफ्यूजन हो और कोई भी चीज
जो ना समझ में आई हो इस पूरे लेक्चर में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, तो मैं उसको जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, और यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, और जो है आगे हम देखेंगे, फिर कोई नई चीज़ लेकर आएंगे और फिर उस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।